हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं आज नीट 2020 के केमिस्ट्री क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि सर आप इसका सॉल्यूशन भेज दीजिए। व्हाट्सअप किया बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे पेपर नॉर्मली इजी ही था, फिर भी आप बच्चे होते हो, आप स्टूडेंट होते हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का तीन सब्जेक्ट का प्रेशर होता है, तो हम समझ सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपसे। बट ओवरऑल एवरेज अगर कहा जाए तो प्रेशर आपका जो क्वेश्चन था बहुत टफ नहीं था और बच्चों की डिमांड पे हम ये क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सॉल्व करा देंगे। सबसे पहले फिजिकल सॉल्व करा देंगे, फिर आपका ऑर्गेनिक सॉल्व करा देंगे, फिर आपका इनऑर्गेनिक सॉल्व करा देंगे। आपका भी रिजल्ट आ जाएगा, एमटीए का आंसर शीट आ जाएगी। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा तो आप उससे मैच करा लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन है, सब वेरिएशन है कुछ, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे। और आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखवा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन सीधे हम सॉल्व करा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन से क्वेश्चन देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सर ने डिस्कस किया है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं नीट 2020 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए जा चुके थे, जो क्वेश्चन जिस पैटर्न का क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया जा चुका था, डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। नोट से आप मिला सकते हैं, वहां से क्वेश्चन ऐसे ही करवाए गए हैं। एनसीईआरटी का तो एक दो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन डिक्टो उसी तरह से एज इट इज आ गए हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग तो टीचर हैं तो पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोगों को लगेगा ही कि क्वेश्चन आसान था, फिर भी एवरेज हम कह रहे हैं पेपर उतना टफ नहीं था जितना टफ होना चाहिए। और लास्ट ईयर देखा भी जा रहा है कि पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, फिर भी आप तो स्टूडेंट हो, आपको प्रॉब्लम होती ही है कहीं ना कहीं, तो उन सारे क्वेश्चन का एक प्रॉपर तरीके से हम डिस्कशन कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री नीट 2020 नीट मार्कर भी कह रहा है कि नीट 2020, ठीक है, और हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको पता लग जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग करेंगे और हमने जो एनालिसिस किया है पेपर, वो टोटल 15 क्वेश्चंस आए हैं। आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज क्या है, मतलब 15 क्वेश्चन आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग जहां जहां पढ़ाते हैं, हम लोग जहां पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। 15 क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। उन क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, डिस्प्ले पे दिख जाएगा, तो आप वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप मैच भी करा सकते हैं। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चूंकि हम सॉल्व करवा रहे हैं तो हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम पेपर दे रहे हैं जल्दी जल्दी से करवा देंगे, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के चलेंगे जो ऑलरेडी आपको पता रहता है। ठीक है, तभी तो आप समझ पाएंगे सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं नीट 2020 फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था वो ये था, एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विच अ सेल एज ऑफ 288 pm द एटॉमिक रेडियस इज, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि कोई एलिमेंट है जो BCC स्ट्रक्चर बना रहा है। जरा देखिए, BCC स्ट्रक्चर बना रहा है कोई है, और BCC स्ट्रक्चर बना रहा है बॉडी सेंटर्ड सेल, ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा है, पढ़ रखा है।
अब बॉडी सेंटर्ड सेल की जितनी बातें थी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर ने क्या क्या सिखा रखा है। रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, उसका अरेंजमेंट, उसके एग्जांपल्स, ये सब बहुत सारी बातें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। तो उसी पे क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है बीसीसी का स्ट्रक्चर है और इसका सेल एज दिया हुआ है, मतलब जिसको हम लोग एज लेंथ कहते थे। एज लेंथ, एज लेंथ इसमें दिया हुआ है। इसका एज लेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? स्मॉल ए से डिनोट करते थे। और ये दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। 288 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस दैट मीन्स रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपसे पूछ लिया है। एटॉमिक रेडियस जिसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते थे, याद है? आसान सा क्वेश्चन। अब आपको बीसीसी के रेडियस निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हम लोग जब क्लास में थे तो आपकी जबान पे आ जाता है, टंग पे आ जाता है, आपको रिवीजन करना है। तो जरा बताइए, फॉर बीसीसी एटॉमिक रेडियस का फार्मूला क्या बताया गया था? पूरा डेरिवेशन हम लोग किए थे, a√3/4। याद आ रहा है? a√3/4 ये बीसीसी का एटॉमिक रेडियस का फार्मूला है। इसका हम लोग डेरिवेशन किए रहते हैं। अब आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है। एज लेंथ दिया हुआ है, तो एज लेंथ कितना है? 288 √3 फॉर्मूले में है बाई 4, ये रेडियस हो गया। अब ये ऑप्शन आप चेक करना था। ऑप्शन में आप चेक करते तो क्या था? तीसरा वाला जो ऑप्शन था, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, ये आपका आंसर था। हमने जो बुकलेट ले रखा है उसमें आप देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 सही था। √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या था कि कोई एलिमेंट है वो बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, एज लेंथ गिवन है, एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। एससीसी की रेडियस a/2 होती है, बीसीसी की रेडियस a√3/4 होती है ना। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ रखा था। एफसीसी की रेडियस हम लोगों ने याद कर रखा था, सब हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो उसी का एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, पहला क्वेश्चन। और आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ का होगा? सॉलिड स्टेट का है ये क्वेश्चन। आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है? सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। बहुत आसान। जब हम लोग टेस्ट पेपर देते थे तो एक बार नहीं कईयों बार ये क्वेश्चन आया होगा आपके सामने से। हजारों बार हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, बताइए इतना आसान सा क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ले रखा है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है लेकिन आसान है। जरा देखिए, जैसे हम आपसे कह दें ये a mixture of N2 and AR argon gases in cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2, एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास जिसको कह सकते हो, एटॉमिक मास जिसको कह सकते हो। चलो ये हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। कह रहा है 7 ग्राम N2 एंड 8 ग्राम आर्गन। चलिए 7 ग्राम N2, 7 ग्राम N2, 8 ग्राम आर्गन एक कंटेनर में भरे हुए हैं। ये सपोज कर लेते हैं कंटेनर है, ठीक। और गैसें हैं तो प्रेशर लगाएंगी। टोटल प्रेशर गिवन है
प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर क्या है 27 बार, और कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बता दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दैट इज PN2 बता दीजिए। अब बताओ, मतलब एकदम फर्जी टाइप का क्वेश्चन था ये, जान लीजिए इतना आसान क्वेश्चन कहाँ का, स्टेट्स ऑफ मैटर का जोड़ लीजिए आप। पार्शियल प्रेशर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ते हैं, और सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेनरी लॉ, याद आ रहा है आपको? तीन जगह हम लोग पार्शियल प्रेशर का डिस्कशन करते हैं। इनिशियली कहाँ करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ते हैं तब वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हेडिंग डालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हेन मास ऑफ गैसेस गिवन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपके यहां आ गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है। हमने पहले सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन ले लिया, फिर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन ले लिया। अब करना क्या है भाई, जल्दी से बताइए, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बताइए। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला अगर हम आपसे कहें तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो एलकेजी का बच्चा जानता है, बचपन में आप लोग सीखे थे इसको। ठीक है, वो क्या था, मोल दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब हम बहुत फास्ट आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, हम हीरोपंथी नहीं दिखाने के लिए आए हैं। ऑलरेडी आपने क्वेश्चन कर रखा है, सॉल्यूशन सब ऑलरेडी सारे सर लोगों ने दे रखा है, तो इसमें कहीं कुछ है नहीं। हम बस आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था इसलिए हम इसको सॉल्व करवा दे रहे हैं, बट बहुत आसान पेपर था। चलिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बताइए। मोल अपॉन टोटल मोल, याद आ रहा है जब पढ़े थे हम लोग, तो टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर आप करते ही थे। ठीक, अब बताओ, मोल निकालना नहीं आता है आपको? आता है। मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, टोटल प्रेशर गिवन है। किसका पूछा है जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन का पूछा है। तो नाइट्रोजन का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो फॉर्मूला बना लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। चेक कीजिए जरा, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गन इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज योर फॉर्मूला टू डिटरमिन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो हम इधर आ जाते हैं। अब कोई मतलब, अब क्या कहें, कोई बहुत आप एकदम वो माइंड आपका काम वहां कर रहा होता तो आप तुरंत निकाल लेते। ओरल नाइट्रोजन का मोलर मास गिवन हुआ है, एटॉमिक मास कितना है, नाइट्रोजन का 14 दिया है। मास अपॉन मोलर मास, याद करो वॉशिंग मशीन से हम लोग मोल निकालते हैं कि नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया N2 का, मास अपॉन मोलर मास 7/14 दैट इज 1/2। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गन, ये मास अपॉन मोलर मास 8 और मोलर मास गिवन है 40 दैट इज 1/5। ठीक है, ये नाइट्रोजन का ये एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, जबकि नाइट्रोजन का हम कितना रखेंगे, नाइट्रोजन का हम रख देंगे मोलर मास कितना रखेंगे बताइए, 28 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो गया 1/5। देखो जरा कैलकुलेट कर लो, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यू यहां पे पुट कर दो। बताइए नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया है 1/4 अपॉन नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 1/4 प्लस ऑर्गन का 1/5 इंटू क्या, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया है 27 बार। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको आप। ये पार्शियल प्रेशर निकल रहा है नाइट्रोजन का, ये हो गया मोल्स का। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, बस मोल निकालना है हमने यहाँ पे।
चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। इजीएस्ट कैलकुलेशन है 1/4 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या 1/4 अपान एलसीएम ले लीजिए 5 4 जा 20 और 4 5 और 5 4 9/20 कितना आ जाएगा 9/20 इंटू टोटल प्रेशर 27। अब देखो जरा ये कितना हो गया, ये 420 ये 5 टाइम गया, ये 5/9 5/9 इंटू 27 9 3 जा 27 3 5 जा 15 बार। ये है आंसर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। मतलब इतना आसान क्वेश्चन था, हम तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं और नहीं बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन ये 15, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये है चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, आपसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो याद करो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना था तो हम कहाँ निकालते थे, मोल्स पढ़ते समय। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला W/M मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम एट STP अपॉन 20 बताओ 22.4 लीटर। ये था। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो जरा बताओ, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, मास सेम है, हम इन दोनों से रिलेट कर दें। W/M नंबर ऑफ एटम निकालो, सबका मास दिया हुआ है, सबका मास दिया हुआ है, तो जल्दी से बताइए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो नंबर ऑफ एटम्स मोलर मास के क्या होगा, मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये मोलर मास है, मास सबका सेम है, ये कांस्टेंट है। जरा देखो ना, हम इन दोनों को रिलेट कर देते हैं, सीधे हम रिलेट कर दे रहे हैं। जो नंबर ऑफ एटम है वो नंबर मोलर मास के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जिसका मोलर मास कम उसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम, मोलर मास जिसका कम उसका नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये देख लो, हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। W/M इज इक्वल्स टू N/Na। These two quantities are constant, that's why number of atom is inversely proportional to molar mass। आप देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो। अब मोलर मास है, एटॉमिक मास किसका है, एक का दिया हुआ है 1 ग्राम O2, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम आर्गन, 1 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे कम किसका है, लिथियम का है, तो लिथियम का एटॉमिक मास कम होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा लिथियम। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका। ठीक है, चलो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था, और अब हम ले रहे हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके पास, चौथा क्वेश्चन हमने ले लिया, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद करो केमिकल काइनेटिक्स, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। रेट कांस्टेंट दे दिया जिसको हम लोग कैसे लिखते थे, 4.6
06 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0। हमने बताया था जो मोलर मास हम लोग लेते थे, मोलर कंसंट्रेशन लेते उसी को मास के फॉर्म में ले लो। क्या रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम मीन्स 2 ग्राम को A0 कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। और कहां से कहां रिड्यूस हो जाए, टाइम टी पर कितना हो गया 2। याद करो फर्स्ट ऑर्डर का हमने जो आपको बताया था स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है वो यही था, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन 80। याद आ रहा है फार्मूला, बहुत आसान था। टाइम निकालना है T 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन 80, ठीक है। 2.303 K की वैल्यू गिवन है 4.606 इंटू 10 टू पावर -3 लॉग A0 कितना है, A0 है 2 अपॉन 0.2 सॉरी 80 कितना है 0.2 ये कितना हो गया, log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। सीधे टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर दो, क्या हो गया 2.303 अपॉन क्या आया ये log 10 और 10 देखो जरा, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 0.1 जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका कितना 4.606 इंटू 10 टू पावर -3, ये लगभग 5 टाइम्स जाएगा। आंसर आप चेक करेंगे लगभग 500 आएगा, 500 सेकेंड, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में आंसर पहला होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते हैं हम लोग। चलो ये पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया केमिकल काइनेटिक्स का था, आसान सा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर, एकदम फर्जी टाइप का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। चिल्ला चिल्ला के हम लोग कहते थे भैया फर्स्ट ऑर्डर पढ़ के जाना, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ के जाना, 0 ऑर्डर पढ़ के जाना। और फर्स्ट ऑर्डर हमने कहा था कि फर्स्ट लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ के जाना, और उसी का क्वेश्चन आया आपके पास। चलो ठीक है, आप मेहनत तो कर ही रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। इतना दिया है 3 फैराडे, 4 फैराडे, 1 फैराडे, 2 फैराडे। सीधे हमने आपको सिखा रखा था भैया CaCl2 को ब्रेक करो, Ca2+ आएगा, 2Cl- आएगा, Ca2+ को रिड्यूस करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन Ca। यही हमने बोला था जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यही फैराडे होता है। तो 2 फैराडे कितना बोल दीजिए 40 ग्राम। कितना ग्राम डिपॉजिट करवाना है 20 ग्राम, बता दीजिए। 20 ग्राम के लिए पूछा है, कितना बता दीजिए। अब इसको तो LKG का बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी होगा अभी आया होगा वो भी बताएगा कि अच्छा 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए सर 1 फैराडे। कौन सा ऑप्शन, आंसर क्या होगा, आंसर 1 फैराडे। हमारी बुकलेट में हमको जो क्वेश्चन मिले हैं वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ में खूब किया था, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, 6वां क्वेश्चन। ये आसान सा क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। इसको भी डिस्कस किया गया था। इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी व्हेन कॉमन आयंस आर प्रेजेंट। वो कॉन्सेप्ट याद करो आप, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लेंगे। कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH का होल ट्वाइस, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH का होल ट्वाइस इन 0.1 m NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन में यहाँ आयनिक प्रोडक्ट दिया है और हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो ऊपर सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था आपको
कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की आयनिक प्रोडक्ट, वही आयनिक प्रोडक्ट यहाँ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट दिया है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आयनिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, बट उससे बहुत कंफ्यूजन नहीं होने वाला था। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा था। क्या बोल दीजिए जरा, NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस, इसकी सॉल्बिलिटी के लिए डिफाइन करो जरा। क्या टूटेगा, Ni2 प्लस 2OH माइनस, सपोज सॉल्बिलिटी ऑफ दिस वन इज S मोल पर लीटर, इसका कितना हो जाएगा 2S मोल पर लीटर। और इसी सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है क्या, यानी OH, यानी प्लस देगा और OH माइनस देगा। आपको पता है OH आयन कॉमन आयन हो गया और इसका कंसंट्रेशन क्या है, C है। ठीक है, तो अब KSP का एक्सप्रेशन दो, बताए थे KSP वही KIP यहां पर बोल रहा है, जल्दी से बोलो। Ni2 प्लस और क्या OH माइनस का स्क्वायर, ये अब इसका कितना है, इसका क्या बताए थे S, इसका क्या होगा जरा बताओ। OH आयन कितना होगा 2S और C, 2S प्लस C का क्या कर दो स्क्वायर, वेरी सिंपल, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। 2 2 या 4, 4S क्यूब, 4S क्यूब और प्लस बताओ C का स्क्वायर और SC स्क्वायर। हमने कहा था जितना क्यूब बढ़ जाएगा उसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सीधे बोल दीजिए, फार्मूला हमने डिराइव कर लिया KSP इक्वल्स टू SC स्क्वायर। सॉल्बिलिटी आपसे पूछा है KSP अपॉन C स्क्वायर, KSP दिया हुआ है, कितना दिया है 2 × 10⁻⁻15 अपॉन C स्क्वायर। याद करो कंसंट्रेशन कितना दिया है, हम यहाँ पे इसको चुपके से लिख देते हैं शुरू करके 0.1 m। ठीक है, तो 0.1 m का स्क्वायर मतलब 0.1 m 10⁻², 10⁻15, 2 × 10⁻13, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का एकदम आसान क्वेश्चन, ना बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन ना सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का, मतलब सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान, हमने आपको कॉमन आयन के फॉर्म में दिखाया था। ये क्वेश्चन नंबर 6 था और हमको जो बुकलेट मिली है उसमें से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और इसका ऑप्शन होगा 2 × 10⁻13 m मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था एक आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और अच्छा फर्जी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन जो जब सेट हो रहा था क्वेश्चन तो कौन सेट कर रहा था क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने टॉपिक थे, इतने टॉपिक हैं कि एक और आसान सा क्वेश्चन वहां से भी निकाला जा सकता था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, फिर भी पेपर है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम बात कर रहे हैं और इसमें पूछा है लुटिटियम Lu71 और 175। इसमें आपसे पूछा है प्रोटॉन और इसमें आपसे पूछ लिया है प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन और इसमें आपसे पूछ लिया है इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब आपका लेवल बताइए। अभी हद तक आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हो सकता है कोरोना के कारण ऐसा पेपर बना दिया गया हो, फिर भी अभी इस हद तक आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बता दीजिए। उसमें भी हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चे रहे होंगे, जो स्मार्ट बच्चे होंगे, गलत कर दिए होंगे, जल्दबाजी में गलत कर दिए होंगे, कहे होंगे सर पानी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, बगल वाला कोरोना से काम रहा था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन गलत होने लायक तो था ही नहीं। जिस बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया, हम क्या कह सकते हैं उसके लिए, फिर से आप तैयारी करो। ये देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है 71, न्यूट्रल में जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है 71। न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपके पास ऑप्शन था 71, 71 और 104। न्यूट्रॉन निकालने का मन ही कर रहा है तो निकाल लो। तो न्यूट्रॉन निकालने का मतलब A-P, तो A मतलब एटॉमिक मास 175 माइनस P 71 लगभग 514 और 770 104। मतलब क्या कहें इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे ना, आप भी शर्मिंदा होंगे, हम भी शर्मिंदा होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये
क्वेश्चन नंबर 8 अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड था। रिडॉक्स बहुत खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, कई लेक्चर लिए थे हम लोग पढ़ते समय। चलो CH4 प्लस 4Cl2 क्लोरीनेशन करा रहा है मीथेन का अपने CCl4 और फिर आपसे कह रहा है 4HCl, कह रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का पूछ रहा है भाई। तो यहां पर बता दीजिए कार्बन है और यहां पर कार्बन है, बता दीजिए। अगर यहां पर निकालना है तो वेरी सिंपल, अब ओरल आप कर सकते हो भाई, ये क्वेश्चन आसान है, बहुत क्वेश्चन आसान है। क्या, जल्दी से बताइए। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। यहां पर आ गया कार्बन का, यहां पर क्लोरीन का -1 होता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ठीक है, वेरी सिंपल। यहां पर CH4 में कार्बन का कितना है, CH4 में कार्बन का -4 है, CH4 में कार्बन का -4 है और CCl4 में कार्बन का +4 है। मेरे पास जो बुक है वो पहला ऑप्शन होगा, -4 2 +4, ये चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चेंज, मतलब ये आंसर था। बहुत आसान। ये देखो 9th क्वेश्चन देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री का हमने जो सेलेक्ट किया है। चलिए 9th में हमने ले लिया ये वाला क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज दिस 5.12। Kf दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे नंबर के हिसाब से। Kf दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी, छोटका m दिया हुआ है, स्मॉल m जिसको हम लोग कहते थे क्लास में 0.078 m मोलेलिटी कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन बेंजीन इज, और अप टू डेसिमल तक ले जाना है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है, बता दीजिए क्या है ये। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बेंजीन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सीधे आपको बोलना था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी। ये तो फॉर्मूला था, याद आ रहा है, भूल गए, बोलो जल्दी से। तो I इंटू KF इंटू M, वन टाइप फैक्टर सोचना नहीं है। तो KF कितना है 5.12 और 0.078, सीधे यही बोलना था। मतलब इतना आसान क्वेश्चन सोल्यूशन का कि माथा आप फोड़ सकते हैं अपना। ठीक, एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था। कैलकुलेट कर लो, ये लगभग आएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 0.40 K आएगा केल्विन। आंसर चेक कर लीजिएगा, तरीका यही है। इतना आसान क्वेश्चन किसका था ये याद है? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग रेगुलर क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद सॉल्यूशन, और इसी चैप्टर को सॉल्यूशन और 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं। आपके टारगेट में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन लॉक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग चेक करने वाले हैं? 10वां। और ये क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन गिवन फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब दिया हुआ है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ गया होगा, आप चेक करिए जरा, पढ़िए। तो आपके पास पेपर भी होगा, वहां से भी डिस्कस कर सकते हैं। सुक्रोज H2O ग्लूकोज फ्रक्टोज टूट रहा है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सीधे हम कालीचरण को पकड़ते हैं, दैट इज Kc। याद करो, क्लास में हम लोग इसको कालीचरण बोलते थे। 2 × 10⁻13, ठीक है। और टेम्परेचर हुआ किसने दिया? जल्दी से बोल भाई, 300 केल्विन, बोल दो। और रिएक्शन का डेल्टा GR, मतलब अब क्या हम कुछ कहेंगे नहीं, हम सीधे सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। सोच भी नहीं सकते थे कितना आसान क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का आएगा, या इसको थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। 3 जगह ये फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। चलो तो सीधे बोल देते हैं, डेल्टा GR0 इज इक्वल टू -2.303 RT log base 10 Kc। ये सीधे फार्मूला था बेटा लोग, और रटे थे आप उस समय। अच्छा, इसको ln पे, ऑप्शन चूंकि ln में दिया है तो हम इसको ln पे लाएंगे, तो इसको हटा देंगे। तो -RT
ln log बेस ई केसी माइनस आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300, लॉग केसी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर 13। इसी लॉग को ln के फॉर्म में दिया हुआ है एंड दिस इज योर आंसर। बताइए, फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिया है और कितनी अच्छी बात है, आपकी कितनी हेल्प किया है इस क्वेश्चन ने कि आपको फर्दर इसको कैलकुलेट नहीं करवाना है। और कहीं कैलकुलेट करवा दिया होता पसीना छूट जाता है आपका, नानी याद आने लगती कि सर बताइए कैलकुलेशन दे दिया ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आसान सा क्वेश्चन था आप, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, -8.314 इंटू 300 ln 2 इंटू 10 टू पावर 13, हमने लॉग लिखा है तो ln होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे में ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ठीक है। -8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 300 ln 2 इंटू 10 टू पावर 13। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरेटिकल था और याद करो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 measuring the zeta potential useful in determining which property of colloidal solution। मतलब सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और जेटा पोटेंशियल का यूजफुल पूछ रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, विस्कोसिटी और सॉल्वेबिलिटी। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जेटा पोटेंशियल क्या था, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर माइसिल का फॉर्मेशन हो जाता है या एसोसिएटेड कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोलाइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी को लेकर के आता है। जितना ज्यादा जेटा पोटेंशियल होता है उतना ज्यादा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन कोई क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर इसका क्या जाना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा। अब इसको चाहे तो फॉर्मूला लिख लें, स्टेबिलिटी of colloidal particles directly proportional to zeta potential। जहां जेटा पोटेंशियल ज्यादा होगा उस कोलाइडल पार्टिकल्स या उस कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्या पाएंगे आप, ज्यादा पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए आप, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, सीधे आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, असाइनमेंट में ये क्वेश्चन था, हमने करवाया था, आपने किया भी था। क्या बोला, 2Cl gives Cl2। अब कह रहा है इसका डेल्टा एच बता दीजिए और इसका डेल्टा एस बता दीजिए। इसमें ऑप्शन कौन सा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन था स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यहां पे बताइए ये डेल्टा एस क्या होता है, आप पहचानते हैं, एंट्रोपी होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। बताइए, ये गैस है और ये गैस है, यहां गैस के 2 मोल है, यहां गैस का 1 मोल है, तो गैस घटता है तो एंट्रोपी घटती है। एंट्रोपी घटने का मतलब लेस देन 0 नेगेटिव में, डेल्टा आर एस लेस देन 0। अब जरा देखो, यहां पर दोनों सीएल एटॉमिक फॉर्म में है, सीएल यहां है, सीएल यहां है और यहां मिलन होना शुरू हो गया, दोनों में मोहब्बत आ गई, बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड बनता है तो पता लगा आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है और एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तो डेल्टा एच आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस लेस देन 0, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज नेगेटिव, बता चुके हैं ये भी, दैट इज नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताइए, कौन सा ऑप्शन, डेल्टा एस लेस देन 0 और डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस मेरे बुकलेट में सेकेंड ऑप्शन होगा और वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आसान सा क्वेश्चन। ये 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने 12वां क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। ये सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था जिसको आप कहते हैं हलवा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 ले लेते हैं, हमारे ऑर्डर में 13 है ये
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन किसी भी कंडीशन में हो, फ्री एक्सपेंशन जरा देखो, हाँ फ्री एक्सपेंशन ही है, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो 0 होता है। पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। और एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में हीट का कोई लेना देना है नहीं, और जब हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम बना रहेगा, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा इसमें आप देखेंगे तो आंसर कौन सा होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डिस्कस किए रहते हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में जरा देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या था, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड था, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर के साथ होगा, ये तो टूटेगा ही टूटेगा, डाइल्यूट H2SO4 तो 2H प्लस SO4 2- वाटर भी होगा, टूटेगा तो H प्लस और OH-। तो कैथोड पर तो ये जाएंगे। एनोडिक प्रोडक्ट पूछा है आपसे, एनोडिक प्रोडक्ट तो हमने ट्रिक आपको बता रखी है कि जब भी एनोड पर सल्फेट और OH- दौड़ लगाएंगे तो OH- पहले पहुंचेगा, तो OH- क्या 4OH-, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, O2 प्लस 2H2। चेक कर सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन, जरा देखो बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2O2 कह सकते हो या 2H2O कह सकते हो, और इधर कितना 4 नेगेटिव, तो इधर 4 नेगेटिव, बैलेंस कर सकते हो। तो हमारा ये मिला क्या, प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलेगा आपको। ठीक है, एट एनोड पर देखो 4 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 नेगेटिव बैलेंस हो गया। ये ऑक्सीजन प्रोडक्ट था। हमारे क्वेश्चन में जो आंसर है वो 4th वन होगा, ऑक्सीजन गैस 4th होगा आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से, अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसका था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो 15 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये सिंपल सा एग्जांपल था, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं ये सब। ठीक है, क्लास में भी एग्जांपल सिखाया गया था, डीएलपी दिया गया था आपको। ठीक है, डीएलपी में सारे एग्जांपल्स हमने 9-10 एग्जांपल्स दे रखे थे और हमने आपसे कहा था कि इसको लर्न कर लीजिएगा, आप जितना बेटर तरीके से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सीधे होगा तीसरा वाला, दैट इज C2H5OH प्लस क्लोरोफॉर्म, सॉरी एसीटोन। मेरा जो ऑप्शन है इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे पास, और एक क्वेश्चन और दिख रहा है इसमें। हमने शुरुआत में बोला था कि 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, एक क्वेश्चन और इसमें है 16th वन। ठीक है, उसको भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, सॉरी मैंने 15 क्वेश्चन बोला था, 16 क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है। ये देखो, कह रहा है एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो अभी बहुत प्रोबेबल आंसर आ रहा है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम चेंज करा देंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी
चेंज होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमारा दूसरा आंसर सही होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कुछ कंट्राडिक्शन है इस पे, बट अभी हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं। अगर कुछ होगा तो हम इस पे फिर से इसका डिस्कशन कर देंगे। एनटीए का एग्जाम रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, आंसर की मैच कराने के। ठीक है, वैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और कोई ऑप्शन सही नहीं है। एंड दीज आर द फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके नीट में आया था, नीट 2020 में आया था। आसान से क्वेश्चन थे ये सब, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराने वाले क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल सा कैलकुलेशन था, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको मेंशन कर दीजिए। अगला जब हम बनाएंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक का डिस्कशन करेंगे आपसे। थैंक यू।